माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग करने चल रहे हैं एसएससी इंग्लिश का मॉक 10। ये कौन सा है? मॉक 10। मतलब ये हुआ कि इसके पहले हम लोग 9 मॉक्स लगा चुके हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने 9 के 9 मॉक्स लगाए होंगे, प्रैक्टिस किया होगा और डिस्कशन देखा होगा और आप लोगों को उससे निश्चित रूप से फ़ायदा मिला होगा। और आज मॉक का 10वां है, तो ज़्यादा कुछ ना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट 10वां। और हाँ, पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और नहीं सॉल्व किया है तो इसी वीडियो के साथ अटैच्ड है, पहले पीडीएफ सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं इसको। और जिन लोगों ने पीछे के 9 वीडियोज़ नहीं देखे हों वो लोग पीछे वाले 9 देख लीजिए, फिर शुरू करते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि पहले वो 9 देख के आओ तभी इसको करो, क्योंकि वो कनेक्टिव ग्रामर तो है नहीं। कोई भी कहीं से भी शुरू कर लो, प्रैक्टिस टेस्ट तो चाहे जहाँ से शुरू करो। हाँ, पीछे वाले भी देख लेना, वो सब भी आपके फ़ायदे के हैं। चलो शुरू करते हैं फिर आज का ये सेशन। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में करना क्या है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो देखो गाइड डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है। इसमें डायरेक्शन में लिखा है कि आपको एरर निकालनी है। ये ABCD दिया हुआ है, सेंटेंस में किसी न किसी पार्ट में कोई एरर है और वो आपको एरर निकालनी है। चलो ठीक है, देखते हैं। ये रहे 2 सेंटेंस। ठीक, दोनों सेंटेंस में पहला सेंटेंस है इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट अ सीजरेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशंस, और ये रहा आपका नो एरर। ठीक, तो इस सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो देखने को मिल रही है। हाँ, किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच गलत लग रहा है। ये जो लिखा है ना इन रिस्पॉन्स टू, ये जो लिखा है ना रिस्पॉन्स, एक्चुअली इन रिस्पॉन्स टू में होना चाहिए इन रिस्पॉन्स टू। क्या होना चाहिए? इन रिस्पॉन्स टू। रिस्पॉन्ड एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्ड होता है ये एक्चुअली वर्ब है। रिस्पॉन्ड क्या है? ये वर्ब है और यहाँ वर्ब नहीं लगती, नाउन लगता है। इन रिस्पॉन्स टू मतलब हुआ के रिस्पॉन्स में। जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उस एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में, ठीक है ना। अगर इन रिस्पॉन्स टू ना लिखा होता तो यहाँ होता कि रिस्पॉन्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट। या तो ऐसे हो या तो इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो क्या गलती हुई यहाँ पर? यहाँ जो रिस्पॉन्स वर्ब लिखी है वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो ये एरर हो गई। तो पहले वाले पार्ट में ये आंसर इसका क्या हो गया? ए हो गया। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरे में लिखा है द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर्ड टू हायर लोकल पॉपुलेशन एज दे अंडरस्टूड द लैंग्वेज एंड कस्टमर प्रेफरेंसेज। ठीक, कोई ऑर्गेनाइजेशन है लोकल के लोगों को, लोकल की पॉपुलेशन को वहाँ पे जॉब पे रख रही है क्योंकि वो लोग लोकल कस्टमर की लैंग्वेज को और उसके प्रेफरेंस को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो इसमें वर्ब की ही गलती है, लेकिन ये गलती है इन्फिनेटिव या कह सकते हो नॉन फाइनाइट से रिलेटेड। क्या नॉन फाइनाइट से रिलेटेड गलती है? देखो, एक वर्ड लिखा हुआ है प्रेफर। ठीक, ये वर्ब है और प्रेफर के बाद जब भी कोई वर्ब यूज की जाती है तो हमेशा वो जिरंड फॉर्म में होती है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म में होती है। ये बात 100% तय है। तो प्रेफर के बाद जिरंड आता है। अब यहाँ देख लो, ये प्रेफर लगा हुआ है, प्रेफर के बाद ये टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है। एक्चुअली ये टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ना हो करके हो रही क्या चाहिए थी यहाँ पर? हायरिंग। ठीक है, तो होगा द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर्ड हायरिंग लोकल पीपल। ठीक है, या लोकल पॉपुलेशन। समझ में आएगी बात? तो प्रेफर के बाद हमेशा जेरंड आता है और जेरंड मतलब उनकी आईएनजी फॉर्म, इसलिए यहाँ पर प्रेफर्ड के बाद जो हायर लिखा था दैट शुड हैव बीन हायरिंग। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन एरर के थे, ये हो गए। अब अगला वाला जो सेगमेंट है वो क्या है? इम्प्रूवमेंट का है। ये ABCD दिया हुआ है, किसी पोर्शन में कोई गलती है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, अंडरलाइन किया हुआ है तो उसको इम्प्रूव कर दो। अगर कोई गलती नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बस इम्प्रूव करोगे तो या तो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करेक्ट हो जाए या फिर सेंटेंस और बेहतर हो जाए मीनिंग में, सेंस में। अब आ जाओ देखते हैं। सेंटेंस लिखा है कि ही वॉज डिटर्मिन्ड और इन कंप्लीटिंग, ये अंडरलाइन किया हुआ है।
ही वॉज डिटर्मिन इन कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम यूनियन। तो यूनियन की ओर से विरोध हो रहा था, इसके बावजूद वो डिटर्मिन था अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। वंस मोर एरर इज रिलेटेड टू नॉन फाइनाइट। अच्छा, नॉन फाइनाइट में यहाँ थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बताया था कि जब प्रेफर लिखा होता है तो प्रेफर के बाद क्या आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक उसी तरह से एक वर्ड है डिटरमिन, डिटरमिन है या डिसाइड है, ट्राई है, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। डिटरमिन के बाद जब कोई वर्ब यूज की जाती है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो ये डिटरमिन है। डिटरमिन के बाद ये इनकम्प्लीटिंग जो लिखा है दैट इज इनकरेक्ट। होना क्या चाहिए, डिटरमिन शुड बी फॉलोड बाय इन्फिनेटिव मीन्स टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। तो डिटरमिन के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए। इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये होना क्या चाहिए, सी वाला होना चाहिए। ही वॉज डिटरमिन्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखना कायदे से। द डायरेक्टर एंड दैट, द डायरेक्टर सेड दैट, सॉरी, द डायरेक्टर said that he did not want to see neither of the student who had failed and ordered them to leave। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पे लिखा did not want, did के साथ not लगा है और इसके साथ आप neither लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, जब ऑलरेडी not लग चुका है तो फिर हमको neither not लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब दूसरी बार ये देखना है हमको कि क्या नाइदर की जगह पे आइदर लगेगा, क्या आइदर की डिमांड है या नहीं है, या फिर ये नाइदर आइदर ही गलत है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा। द डायरेक्टर सेड दैट, डायरेक्टर ने कहा कि ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते, टू सी, टू सी। अब यहाँ क्या होना चाहिए, नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। तब क्या होगा, तब यहाँ होना चाहिए एनी ऑफ, क्या होगा, एनी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक, ही डिड नॉट वांट टू सी एनी ऑफ द स्टूडेंट। क्यों, गलती क्या हो रही है यहाँ पर, देखो फिर कह रहा हूँ कि यहाँ डिड नॉट है, डिड नॉट है तो ये नन तो लगने वाला नहीं। ठीक, और डिड नॉट के साथ, नॉट के साथ ईच भी नहीं लगता। तो वन ऑफ द स्टूडेंट के यहाँ सेंस नहीं, क्योंकि ऑप्शन दे रहे हैं कोई भी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को देखना नहीं चाहता। ऐसे में क्या होगा, एनी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, वैसे वही निगेटिव में एनी यूज किया जाता है। ठीक, सम और एनी में एक डिफरेंस होता है कि अफर्मेटिव में सम लगता है और निगेटिव में एनी लगता है। डिड नॉट लगा हुआ था इसलिए एनी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है। क्वेश्चन वर्ड मतलब एक वर्ड है जो क्वेश्चन में है और इसका आपको क्या बतानी है, मीनिंग बतानी है। मीनिंग का मतलब क्या हुआ, सेम वर्ड बताना है, सिमिलर मीनिंग वाला बताना है, जिसको आप कह सकते हो कि आपको साइनोनिम बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उस वर्ड का साइनोनिम बताना है। तो अब पहले उस वर्ड की मीनिंग देखो क्या है। तो ये लिखा हुआ है डिफरेंस। ठीक, इसकी स्पेलिंग क्या है, देखना, DEFE, अंतर है। जो डिफरेंस आप समझ रहे हैं वो डिफरेंस ये है नहीं, ये एक डिफरेंस है। और एक डिफरेंस मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, DIFFERENCE। अब आप लोग क्या हमें बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज डिफरेंसेज। एक DEFERENCE, एक DIFF। तो जो DIFF वाला है इसकी मीनिंग में क्या आता है, ये मीनिंग होती है अंतर। ठीक है, क्या डिफरेंस है। और ये वाला जो डिफरेंस होता है, ये वाला, इस वाले डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान, एस्टीम, ऑनर। ठीक है ना, रिस्पेक्ट होता है। तो अब डिफरेंस का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन जल्दबाजी में किया होगा तो इसमें आपको झटका भी लगा होगा 440 वोल्ट का। ठीक है, संभालो 440 वोल्ट। तो इस डिफरेंस की सिमिलर मीनिंग क्या होगी, रिस्पेक्ट होगी। ये जो इंडिफरेंस का मतलब होता है ना, उदासीनता, मतलब तटस्थता, ना आपसे लेना देना ना उनसे लेना देना। सिंपैथी होती है सहानुभूति। फ्लैटरी होता है चापलूसी, जिसको साइकोफेंसी भी कहते हैं। तो आंसर क्या हुआ, 5 का सी आया। अब आ जाओ 6 में, मतलब है लिखा लिबरेट। लिबरेट का मतलब क्या होता है, जिसको हम गुलाम बनाए हैं, जो हमारे अधीन है, जो हमारे डिपेंडेंट है, उसको मुक्त कर देना। तो लिबरेट से बना है क्या, लिबर्टी। तो लिबर्टी मतलब मुक्ति, लिबरेट का मतलब मुक्त करना। ये हो गई आपकी वर्ब। ठीक है, मुक्त करना।
अब पहले वाले ऑप्शन में क्या, इम्प्रिजन, इम्प्रिजन का मतलब किसी को जेल में बंद कर देना, ये तो अपोजिट हो गया। एनक्लोज का मतलब होता है चारों ओर से घेर देना, ये भी अपोजिट हो गया। इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्ति, मुक्ति का मतलब जिसे आप बंधन में रखे हैं, जिसको बंधक बना रखे हैं या जिसको गुलाम बना रखे हैं, उसको आज़ाद कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, हो जाता है इमेंसिपेट। तो लिबरेट का सिमिलर क्या हो गया, इमेंसिपेट हो गया। कंसील का मतलब छुपाना होता है, यहाँ कंसील की मीनिंग आएगी नहीं। तो फिर कौन सा हुआ, लिबरेट ये वर्ब है, इसकी सिमिलर मीनिंग किसकी हो गई, इमेंसिपेट, 6 वाली। बात क्लियर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7-8 में आपको एक वर्ड दिया गया है जिसका आपको अपोजिट निकालना है। ठीक है, तो देखो अपोजिट में वर्ड क्या दिया हुआ है, पहले आप वर्ड देखो। वर्ड दिया है पार्सिमोनियस, और इस पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है, कंजूस। ठीक, क्या होता है पार्सिमोनियस का मतलब, कंजूस। दूसरे कोई वर्ड बता सकते हैं आप लोग, हाँ दूसरे कोई वर्ड में क्या आ जाएगा, माइजरली, एक हो गया माइजरली। एक और वर्ड होता है निगार्डली, ये कंजूस हो गया। एक होता है क्लोज फिस्टेड, ठीक है, क्या होगा, क्लोज फिस्टेड होगा। तो पार्सिमोनियस मतलब कंजूस होता है, इसका अपोजिट क्या होगा, तो इतने में देखते हैं कि इसका अपोजिट क्या हो सकता है। प्रोडिजियस, प्रोडिजियस का मतलब एक्चुअली ये वर्ड बना है प्रोडिगी से, ठीक, किसके बना है, प्रोडिगी से। और प्रोडिगी मतलब होता है ना, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चा होता है, कोई छोटा बच्चा है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोडिजियस का मतलब, प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत ही विलक्षण प्रतिभा वाला, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाला, तो ये हो गया प्रोडिजियस। सेल्फलेस का मतलब क्या होगा, निस्वार्थ, पता होगा। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब फिजूल खर्च करने वाला। और ऑस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, दिखावटी, ये क्या होगा, दिखावटी, मतलब क्या होगा, सोई, दिखावटी रूप में। तो ऑस्टेंटेनियस का कोई लेना देना नहीं, सेल्फलेस का कोई लेना देना नहीं, और पार्सिमोनियस का प्रोडिजियस से कोई लेना देना नहीं। अब ये क्या रहा, एक्स्ट्रावेजेंट आया। प्रोडिजियस, ये पार्सिमोनियस क्या होता है, कंजूस, और एक्स्ट्रावेजेंट होता है फिजूल खर्च। तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ सी हो गया। ठीक है, तो ये वो सिनोनियम एंटोनियम है जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखो, हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है, तालमेल, सामंजस्य, सौहार्द। एक बहुत अच्छा वर्ड है इसका, सौहार्द, ठीक है, कंकार्ड कह सकते हो, ये सब सिनोनियम है, ठीक। तो अगर ये सौहार्द, सामंजस्य, तालमेल, आपसी प्रेम भाव है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्ट्राइफ का मतलब संघर्ष। और यहाँ देखो सौहार्द है, ये संघर्ष है, यही आपका अपोजिट हो गया, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, ए मिल गया। बी देख लो, अनोयंस का मतलब होता है नाराजगी, और क्रूएलिटी का मतलब होता है क्रूरता, और मिस्चीफ का मतलब होता है शैतानी या शरारत। तो आपका फिर देखो ना, कन्फर्म हो गया कि ना, वहाँ सौहार्द है, मेल मिलाप है, यहाँ स्ट्राइफ का मतलब एक दूसरे से संघर्ष है। तो हार्मोनी का हो गया स्ट्राइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इडियम है या फ्रेज होगी, उसकी मीनिंग आपको बतानी पड़ेगी। तो 9th में क्या इडियम है, तो व्हाई डू यू फाइट शाई ऑफ मी, व्हाई डू यू फाइट शाई ऑफ मी। तो पहले देखो भैया, फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है ना, आप कोई काम करने से अवॉइड करते हैं, संकोच करते हैं, हेजिटेट करते हैं। एक्चुअली इसका फाइट शाई का मतलब होता है ना, हेजिटेट करना या अवॉइड करना, दोनों आ जाता है। तो देखिए अवॉइड लिखा है कि नहीं, फाइट भी अपोजिट हो जाएगा, अवॉइड ये दिया तो है, आपका आंसर बी वाला हो गया। और एम्बैरस मतलब शर्मिंदा होना, साउट एट मतलब किसी पर चिल्लाना, मतलब सबका है, लेकिन यहाँ कोई फाइट साई ऑफ के सेंस में नहीं है, केवल एक ही है, अवॉइड, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आई कैन फिनिश द वर्क बाय माई सेल्फ बट शी ऑलवेज ट्राइज टू बी अ बैक सीट ड्राइवर। बहुत गंदी आदत होती है भाई, ये लोगों की बहुत गंदी आदत होती है। कह रहे हैं आई कैन फिनिश द वर्क बाय माई सेल्फ, मैं अकेले इस काम को खत्म कर सकता हूँ, बट शी ऑलवेज ट्राई, पर हमेशा वो कोशिश करती है एक बैक सीट ड्राइवर बनने की। बैक सीट ड्राइवर का मतलब जानते हो ना, एक ऐसा व्यक्ति जो अनवांटेड एडवाइस दिया करता है। फिर ध्यान रखना क्या होता है, ऐसा आदमी जो हमेशा अनवांटेड एडवाइस दिया करता है।
पूछो न ताछो, वो अपनी राय ढकेले रहेंगे। वैसे भी हमारे देश में राय चंदों की कमी नहीं है, भरमार है। कहीं चौराहे पे चाय की दुकान पे बैठ जाओ, अपनी समस्या खोल दो, 15 लोग सलाह देने को तैयार हैं, मांगो चाहे न मांगो। ठीक है। बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने कभी मेंस का आंसर लिखा नहीं है, वो बताएंगे इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक, ऐसे भी लोग हैं, राय चंदों की इतनी भरमार है। और कहेंगे क्या, मैंने ऐसे तैयारी की थी। ठीक है, खुद का प्री नहीं निकला कभी, और बताएंगे कि मैंने तैयारी ऐसे की थी। ठीक है, चलो अच्छा। तो ये बैक सीट ड्राइवर कौन होता है? जो आपको अनवांटेड, अनडिमांडेड, अननीडेड एडवाइस दिया करता है। चलो ऑप्शन देखो कौन सा हो सकता है। पर्सन हु मिसजजेज अदर्स, नो। पर्सन हु वांट्स टू डू थिंग्स विद हरसेल्फ, ये भी नहीं होगा। लिखा पर्सन हु फाल्सली एक्यूजेस अदर्स, ये भी नहीं होगा। पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, ये रहे मन्नू बाबा यहाँ बैठे हैं। आंसर क्या हुआ? डी हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा क्या गया है? ये दिख रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करना है हमें। ठीक है, मिल गया हमें। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना होगा कि हमें कहाँ कहाँ चेंज करना है। एक तो आपको ये सेट टू चेंज करना होगा, एक ये इन्वर्टेड कामा चेंज होगा, एक ये आई चेंज होगा, एक ये हियर की क्या हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक, फिर ये आई चेंज होगा और ये विल चेंज होगा और ये यू चेंज होगा। ठीक, कौन किस में चेंज होगा ये ध्यान रखना। ठीक, लिखा है, आप क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन में क्या लिखा है? भावेश टू मी, भावेश ने मुझसे कहा, इफ आई हियर, इफ आई बदल जाएगा, आई कौन हो गया? भावेश हो गया, हियर की हर्ड हो जाएगी एनी न्यूज। आई कौन है? भावेश, ही हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, फोन यू, यू की जगह क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। अब देखते हैं किस में चेंज किया गया, किस में नहीं। ठीक है, तो भावेश टोल्ड मी दैट, यहाँ तक तो हो। इफ ही हर्ड एनी न्यूज ही वुड फोन यू, ये यू बदलना चाहिए था ना, ये यू है, मैंने कहा था यू बदल जाएगा, नहीं बदला तो पहला गलत हो गया। भावेश टोल्ड मी दैट इफ ही हर्ड एनी न्यूज ही वुड फोन मी। ठीक, इसमें सारी चीज़ें बदल गई हैं। टोल्ड बदल गया, दैट बदल गया, ही बदल गया, हर्ड बदल गया, फिर ही बदल गया, वुड बदल गया और ये मी बदल गया। सारी चीज़ें सही सही बदल गई हैं। फिर सी में क्या गलती थी? भावेश टोल्ड मी दैट इफ़ ही हैड हर्ड, ये हैड कहाँ से आ गया भाई? ये हियर है ना, हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड हो जाएगी, हैड कहाँ से आ गई? ये गलत हो गया। भावेश टोल्ड मी इफ़, तो टोल्ड मी के बाद दैट लगना चाहिए था ना, बिना इफ़ के कैसे लग गया? यहाँ दैट आना चाहिए, कनेक्टर कहाँ जाएगा? ठीक है ना, समझ में आ गया। एक तो ये हियर भी गलत है, इतनी सारी गलतियाँ हो गई, तो आंसर कौन सा हुआ? आंसर हुआ केवल बी, ये रहा आपका आंसर। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा जैसा सवाल है, ठीक है, लेकिन है दमदार। ही सेड टू मी, आगे लिखा है कि विल यू बी हियर ऑन मंडे, तो पहले सेट टू का क्या होगा? आस्क्ड, यहाँ पे क्या लग जाएगा? इफ। विल का क्या होगा? वुड। यू कौन हो गया? यू हो जाएगा मी वाला बदल के आई, और हियर चेंज करना है। इतनी चीज़ें बदलनी है, और आपका आई पहले होगा और विल का वुड बाद में होगा। यहाँ क्या लगेगा? इफ लगेगा, और हियर का क्या हो जाना चाहिए? देयर, और टू सेट टू का क्या हो जाना चाहिए? आस्क्ड। इतनी गलतियाँ फिर मैं देखने नहीं दूंगा, आप लोग नोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। तो ही टोल्ड मी गलत हो गया, आस्क्ड की बात है। दूसरा ये विल का वुड होना चाहिए, तो ये विल गलत हो गया, तो आपका ए और डी गलत हो चुका है। हेयर का देयर होना चाहिए था, ये हेयर गलत हो गया, तो बी वाला भी गलत हो गया। अब एक आंसर आपका बचा हुआ, चाहे चेक कर लो चाहे नहीं ना चेक करो, आंसर सी होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलो आगे। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है जी क्वेश्चन नंबर 13? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, आगे बढ़ो। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का इतना बड़ा क्वेश्चन अभी नहीं देखा होगा। अभी तक मैंने जितने भी सेट कराए 9 में से इतने बड़े एक में भी था नहीं। तो चलो फिर, कभी था नहीं तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि कभी होगा नहीं। आ जाओ शुरू करते हैं। लिखा है कि यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रैपर। ये सब्जेक्ट यू है, विल है, विल हैव है। विल हैव के बाद टू लगा है, तो इसका मतलब टू बी के साथ थर्ड फॉर्म हो गई, टू बी पुल्ड। क्या हो जाएगा? टू बी पुल डाउन दिस स्काई स्क्रैपर। एज कारण के साथ दूसरा सेंटेंस जुड़ा। पहले इतना बदलो कुछ क्या होगा? दिस स्काई स्क्रैपर पहले आ जाएगा पहले, और विल हैव का क्या हो जाएगा? विल हैव टू
बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पुल डाउन। ठीक, तो दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन। एज लगा, एज के बाद क्या लिखा, यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द टाउन प्लानिंग। अब दूसरा वाला पार्ट देख लो, यू यहाँ से लिखा ना यू, ये यू बाद में बाई यू हो जाएगा, हैव नॉट कंप्लाइड विद ये हो गया, द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस, टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस पहले हो जाएगा, और हैव का क्या हो जाएगा, हैव नॉट बीन, ये हो गया हैव नॉट बीन। अब ये कंप्लाइड के साथ विद लगाओगे, हैव नॉट बीन कंप्लाइड, कंप्लाइड के बाद विद लगाना मत भूलिएगा, और उसके बाद विद के बाद लगेगा बाय यू हो जाएगा, इतना। ठीक है, अब आ जाओ देखो करो, तो लिखा है कि दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन। ठीक, बाय यू यहाँ लगाना चाहिए था, नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं। एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद। ठीक, यहाँ बाय यू दोनों में हटा दिया, यहाँ से भी बाय यू गायब कर दिया और यहाँ से भी बाय यू गायब कर दिया, लेकिन बाय यू के बिना भी काम चल जाएगा, वैसे ये ठीक है आंसर। ठीक, दूसरा देख लेते हैं, बाय यू के बिना काम चल जाएगा, तो दूसरा देखें किसी में कोई गलती मिलती है क्या। तो दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड, कंप्लाइड बाय यू लगा दिया, तो लेकिन कंप्लाइड के बाद ये जो विद लगाना चाहिए था वो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, कंप्लाई के बाद विद हमेशा लगता है, पक्की बात है। अगर कंप्लाई के बाद विद लगा था एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में होना चाहिए था, इसलिए भी गलत हो गया। अगला देखो, दिस स्काई स्क्रैपर विल बी, विल हैव टू बी की जगह विल बी लगा दिया, ये सी गलत हो गया। तीसरा दो, दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड, इस कंप्लाइड के बाद भी विद की ज़रूरत ही नहीं लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। तो एकदम से सही कौन सा होगा, ए वाला होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हुआ ए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब ये छोटा सा मिल गया, आसान सा मिला है। ही हैज़ रिटन अ पोएम, ये हो गया ही हैज़ रिटन अ पोएम। अब उसके बाद देखना कि व्हिच फैसिनेट्स एवरीवन। ठीक, कोशिश करना कि पोएम के साथ व्हिच लगे। अब यहाँ आंसर देखो, ये हैज़ के साथ रिटन है तो हैज़ बीन रिटन होगा, ये फैसिनेट्स लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, इज फैसिनेटेड होगा। अब आंसर ढूंढो आके, अ पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हिम व्हिच फैसिनेट्स। अब ये व्हिच जो है वो हिम के बगल में लगा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द पोएम, ये पीछे वाला पोर्शन पहले बना दिया इन्होंने पैसिव, एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द पोएम। अब इसी के साथ में कनेक्ट कर दिया व्हिच हैज़ बीन रिटन बाय हिम, ये ठीक है, यहाँ व्हिच पोएम के साथ लगा हुआ है, और दूसरे वाले को पहले पैसिव बना दिया, पहले वाले को बाद में पैसिव बना दिया, कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, तो ये बी वाला सही है। पोएम रिटन बाय हिम, यहाँ पर इज विज कुछ लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, ये गलत हो गया। और फैसिनेट्स एवरीवन, ये एक्टिव में हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। अब आया एवरीवन फैसिनेट्स देम, ये तो एक्टिव वॉइस में लिखा है, वर्ब में अगर यस लगाओगे तो एक्टिव वॉइस होगा, तो डी गलत हो गया। ठीक है ना, तो ये नहीं हो सकता। एक ही आपका ऑप्शन बचा सही सही, वो कौन है, बी है। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, देखो भैया, कह रहे हैं कि इसमें पूरे सेंटेंस को किससे सब्सटीट्यूट कर सकते हो, मतलब हुआ कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय गिवन वर्ड्स। अब सेंटेंस देखो क्या लिखा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना, दिखाई दे आराम से बढ़िया से। अब ये जो सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, ठीक है, जर्नल्स होता है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में अगर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर ली जाती है, मतलब गंदगी, दूसरों को अपमान देने के लिए या दूसरों की इंसल्ट करने के लिए गाली गलौज वाली अगर भाषा इस्तेमाल की जाती है, तो इस सिस्टम को, इस प्रचलन को क्या कहते हैं, व्हाट द सिस्टम इज कॉल्ड इफ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स। तो इसको क्या कहोगे, इमेजिनरी, काल्पनिक होता है, ये लगेगा नहीं। स्पेकुलेटिव, अनुमान लगाने वाला होगा नहीं ये। स्करिलस, ये होगा। स्करिलस का मतलब होता है कि न्यूज़पेपर्स में अश्लील या गंदी या बेहूदी, फूहड़, समझ रहे हो ना सब सारे वर्ड, हाँ। और अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, ताना मारने वाली भाषा, तो ये नहीं होगा, फिलहाल होगा यहाँ पे स्करिलस। ठीक, आगे आ जाओ।
16 क्या कह रहे हैं 16 में जी? कॉल अपन गॉड, भगवान को आह्वान करना, पुकारना, या एनी अदर पावर जैसे लॉ वगैरह, हे कानून, हे अदालत, ये इनको पुकारना। तो ये एक तरह से कॉल अपॉन का मतलब हो जाता है ना पुकारना। फॉर हेल्प या प्रोटेक्शन, मदद के लिए या रक्षा के लिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट, कानून, सरकार या देवी देवता, भगवान जी, हनुमान जी किसी को पुकारते हैं तो वो क्या कहा जाता है? ठीक, आ जाओ। इन्वोकेशन का मतलब होता है आह्वान। क्या होता है? आह्वान कहा। ठीक, तो ये तो लग रहा है ठीक है। इन्वोल्यूशन क्या होता है? इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ होती है? जटिलता होती है। ठीक, तो ये आंसर नहीं होगा। इनंडेशन का मतलब होता है ना फ्लड, बहुत बड़ी बाढ़ आना, उसमें सब कुछ डूब जाए, तो ये तो होगा नहीं। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? विड्रा कर लेना। जैसे आपने कोई आदेश दिया और आदेश को पूरा नहीं करना चाहते, ठीक है, किसी कारणवश आपका मूड ठीक हो गया, आपने उस आदेश को विड्रा कर लिया, तो वो रिवोकेशन होता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर एक ही होगा, इन्वोकेशन का मतलब देवी देवताओं का आह्वान करना मदद करने के लिए। ठीक, तो ये हो गया आपका 16 नंबर का। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 अब देखने से पता चल जा रहा है क्या इंस्ट्रक्शन पढ़ें जी, समझ जाओ। तो PQRS ये देखो लगा हुआ ना, इसके समझ में आ गया कि ये सेंटेंस को अरेंजमेंट करना है। देखो क्या लिखा है कि एडवोकेट्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है उसके समर्थक, यहाँ एडवोकेट मतलब उनके वकील नहीं, उनके सपोर्टर, आर्गू, ये लोग तर्क करते हैं कि फॉर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन एक्सप्लोरिंग मार्स, तो जो स्पेस प्रोग्राम के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं, वो तर्क देते हैं कि मार्स को, मंगल ग्रह को एक्सप्लोर करने के लिए पैसा खर्चा करे सरकार। क्यों कहते हैं ऐसा? अंदर मिलेगा। तो ये मार्स के बारे में कुछ पॉजिटिव बात है ना, मार्स से कुछ ले आए, ये हो गया। पी में कह रहे हैं कि बट देयर इज नो फर्म एविडेंस ऑफ एनी वैल्यूएबल मिनरल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मार्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू अर्थ। ये किस में चले गए? ये निगेटिव में चले गए। ठीक है, बात समझ गए? ये हो गया निगेटिव में, और ये मार्स के बारे में पॉजिटिव है। आगे आ जाओ। वर्स्ट और सबसे बुरी बात ये होगी कि नोबडी हैज़ एनी आइडिया व्हाट undesirable microbes या poisonous material we will be importing from Mars, कि हम न जाने कौन सा जहरीला और पॉइजनस मटेरियल या कोई माइक्रोब मतलब वायरस बैक्टीरिया टाइप का, न जाने मंगल ग्रह से कौन सा खतरनाक वायरस बैक्टीरिया चला है हमारे साथ। ये भी क्या हो गया? ये भी निगेटिव हो गया। दे आर आल्सो अनरियलिस्टिक, वो ये भी नहीं महसूस कर रहे हैं अबाउट द कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट विल बी इन्वॉल्व इन इंटरप्लेनेटरी मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। मार्स से अर्थ तक मैन और मटेरियल को ले जाना कितना खर्च पड़ेगा ये वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये भी निगेटिव बात हो गई। तो ये 17 पहली वाली पॉजिटिव बात हो गई, उसके बाद कोई पॉजिटिव बात अभी तक मिली नहीं है। ऐसे में देखो दीज एंथुजियास्ट, ये जो एंथुजियास्ट हैं आर्गू दैट, वो तर्क करते हैं कि मार्स कुड बी अ पेरेनियल सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर अस अर्थलिंग्स, हम अर्थ पर रहने वालों के लिए मार्स जो है एक पेरेनियल सोर्स ऑफ मटेरियल हो सकता है। पेरेनियल मतलब परमानेंट, बारहमासी सोर्स हो सकता है। तो ये पॉजिटिव में आ गया। तो मतलब वर्ड 1 पॉजिटिव में है, 1 के बाद क्या है? S पॉजिटिव में है। तो यानी हमारा पहला जो होगा वो स्टार्टिंग S से होगी। तो मतलब ये कट जाए, ये कट जाए, बचा कौन सा? A वाला, और कौन सा बचा? R वाला। ठीक है, इतने में हम लोग चेक कर लेते हैं। अब देखो कि P ये SP है और ये SR है, तो एक फिट कर लो। S पढ़ चुके हो। अब P में क्या लिखा है? बट देयर इज नो फर्म एविडेंस, बात विरोध हो रहा है। S में क्या कर रहा है? पॉजिटिव, और P में कर रहा है नेगेटिव, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए बट लगा दिया, तो बात तो ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? S के बाद P ही लगाओ तो अच्छा है। अच्छा, अगर S के बाद हम R लगा देते हैं, ये वाला मान के चलते हैं, तो क्या होगा? दे आर आल्सो अनरियलिस्टिक। अच्छा, निगेटिव का आल्सो है ये,
तो निगेटिव का आल्सो शुरुआत में कैसे आ सकता है भाई? पॉजिटिव के बाद निगेटिव का आल्सो नहीं आएगा। निगेटिव के साथ आल्सो लगाए हो, इसका मतलब एक निगेटिव आए, फिर जब दूसरा निगेटिव आने लगेगा तब आल्सो लगा पाओगे। तो इसका मतलब ये एस के बाद आर तो हो ही नहीं सकता। तो ये वाला जो है डी वाला ये कटा। ठीक, अब कौन सा बचा? एस पी आर क्यू, यही बचा है, यही लग सकता है। आप पूरा लगा के देख लो, बड़े आराम से लगेगा। 1 पॉजिटिव है, फिर एस पॉजिटिव है, फिर बट से निगेटिव शुरू हो रहा है, ये पॉजिटिव हो गए। निगेटिव शुरू होगा तो निगेटिव में क्या आ जाएगा जी? निगेटिव में आपका आ जाएगा, जैसे पी से निगेटिव चेंज हो रहा है तो पहले पी लगा लो, पी के बाद क्या लगा दो? आर लगा दो, ये भी निगेटिव है, क्यू लगा दो, ये भी निगेटिव है। तो ये तीन के तीनों क्या हो गए? निगेटिव हो गए, और ये दोनों पॉजिटिव हो गए। और पी में लगा है बट, ये टर्निंग पॉइंट का काम करेगा भाई, जहाँ बट लगाओगे वही तो टर्निंग पॉइंट का काम करेगा पॉजिटिव से निगेटिव में, तो इसलिए ये वाला होगा। 17 हो गया। अब आ जाओ 18 नंबर पे, देखो 18 नंबर क्या कह रहा है भैया? अरेंजमेंट तो है ही इसमें भी। अब यहाँ देखो एक घटनाक्रम दिया हुआ है, एक लाइट पैसेंजर प्लेन उड़ा द कोस्ट समटाइम्स एगो, उसके बाद ये क्या हो गया? क्रैश्ड इन द माउंटेन्स, पहाड़ों के बीच में ये क्रैश हो गया, एंड पायलट्स वर किल्ड। ठीक, ये बात हो गई। आगे लिखा है कि स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, जमीन पे खूब बर्फ पड़ी हुई थी। आगे लिखा इट वाज द मिडिल ऑफ विंटर, ये मध्य जाड़े की बात है। ये दोनों तो पैरेलल चल रहे हैं। ठीक, आगे लिखा है द वुमेन न्यू दैट, उस महिला को पता था कि नियरेस्ट विलेज वर माइल्स अवे, सबसे नज़दीक का गांव भी मीलों दूर है। अब ये महिला कहाँ से आई? एस में देखो द ओनली पैसेंजर अ यंग वुमेन एंड हर 2 बेबी डॉटर्स वर अनहर्ट, एक पैसेंजर, एक महिला पैसेंजर और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां, उनको कोई चोट नहीं लगी थी। मतलब एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें एक महिला बची जिनके 2 बच्चे थे, और वो 3 के तीनों एकदम सेफ थे, किसी को कोई चोट नहीं लगी। अब इसके बाद कहानी शुरू होगी, और लिखा है 6 में कि व्हेन इट गिव डार्क, जब अंधेरा होता है तो शी टर्न सूटकेस इनटू बेड, उसने सूटकेस को बेड बनाया, और जो भी उसमें उस सूटकेस के अंदर रखा बच्चों को कवर कर दिया उनको क्लॉथ से, ठीक है ना, ताकि वो गर्म रहें। तो ये उनका सोल्यूशन हो गया। क्यों उन्होंने ये सब किया? क्योंकि अब हमें ठंड वगैरह का जिक्र करना होगा। तो सबसे पहले प्लेन क्रैश हुआ 1 में, उसके बाद क्या बताना है कि कौन बचा, तो 1 के बाद क्या लगा दो? एस लगा दो। अब देखा जाए एस से शुरू होने वाला सेंटेंस कौन सा है? बस केवल यही सी वाला है, आंसर हमें मिल गया सी। फिर भी अगर फिट करना चाहो तो करते हैं। एस हो गया, एस में क्या लिखा हुआ है? एकमात्र पैसेंजर, एक महिला और उसके 2 छोटी बच्चियां बची हुई थी। उसके बाद क्या करोगे? एस आ गया पहला वाला। अब एस के बाद हमें क्या लगाना होगा? हमें दिखाना होगा कि टाइम कब की बात है, तो आप उसके बाद लगा देंगे ये वाला, मिडिल विंटर की बात है। जब विंटर बताओगे तभी तो कहोगे कि खूब बर्फ पड़ी हुई थी, विंटर होगी, विंटर के बाद आप स्नो दिखा सकते हो, बर्फ। अच्छा, जब बर्फ पड़ी होगी तब आप ये बताओगे कि उस महिला को पता था कि गांव 1 मील दूर है, इसलिए उसने सूटकेस में दोनों बच्चों को पैक कर दिया। ठीक है, अब समझ में आ गया क्रम क्या होगा? वैसे एक हिंट से काम चल गया था कि पहला इसमें से क्या होगा? एस होगा, इतने से काम चल गया था। ठीक है, 18 हो गया। अब 19 से लेकर के 27 तक क्या है जी? 19 से 27 तक पैसेज। इस बार मैंने पैसेज में 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 नहीं। ठीक, फिलर का क्वेश्चन हमने कम कर दिया और पैसेज का 2 क्वेश्चन बढ़ा दिया, ये फिलर का है। तो जैसा कि पहले बता चुका हूं कि हमें ये पैसेज करने के पहले क्या करना होगा? पहले क्वेश्चन, ठीक, ताकि जल्दी हो। देखो, इन द पैसेज अब्यूज्ड मीन्स, पैसेज में एक जगह कहीं अब्यूज्ड वर्ड लिखा होगा, उसकी क्या मीनिंग होगी, तो जब वहाँ पढ़ोगे तभी बता पाओगे। अभी रहने दो, आगे आ जाओ। वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज जेनेटिक मिस इन्फॉर्मेशन सीवियरली डैमेजिंग, तो आथर के अकॉर्डिंग जो जेनेटिक मिस इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी डैमेजिंग, बड़ी खतरनाक क्यों है? ठीक, चलो पैसेज पे पढ़ेंगे तो बताएंगे क्यों है। अब आ जाओ 21 पे। क्या है 21 पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है? मतलब आपको इनकरेक्ट बताना है। किसके बारे में? जेनेटिक इंजीनियरिंग मूवमेंट के बारे में। ठीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूवमेंट के बारे में
यहाँ क्या सही नहीं है इन चारों में, एक बात इसमें कही गई हो, ढूंढना क्या है, नॉट ट्रू ढूंढना, याद रखना। अब आ जाओ 22 क्या कह रहा है जी, व्हाट इज द टोन ऑफ ऑथर, इसमें ऑथर की टोन क्या है, किसमें, लास्ट सेंटेंस। अब लास्ट सेंटेंस का आदेश पढ़ना पड़ेगा कि लास्ट सेंटेंस पढ़ते समय राइटर की टोन क्या है, क्या कहना चाह रहा है, उसका मूड क्या है, चिंतित है कि राय दे रहा है, क्या है। 23 में अकॉर्डिंग टू द ऑथर द प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज अबाउट हेरेडिटी हैज़ मेड जेनेटिसिस्ट, जो वर्तमान कंडीशन है, जो प्रेजेंट कंडीशन है हेरेडिटी की, उसमें जो जेनेटिसिस्ट हैं उनकी क्या मेंटल स्टेट है, क्या सोच रहे हैं वो लोग, उनकी क्या कंडीशन है, ठीक है। उम्मीद में आशा उम्मीद बढ़ रही है या निराश है, जो भी हो। अब आगे देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अकॉर्डिंग टू द पैसेज कौन ट्रू नहीं है, 2 हो गया नॉट ट्रू का। अब 25 में आओ, 25 में देखो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द जेनेटिसिस्ट, जो जेनेटिक्स है उसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ बिकमिंग एन एग्जैक्ट साइंस, ठीक, इसमें से कौन सा है जो कि बिकमिंग एन एग्जैक्ट साइंस, इसमें से कौन एग्जैक्ट साइंस बन रहा है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू जेनेटिसिस्ट, या जो इन लिखा है वहाँ क्या होगा, इज बिकमिंग एन एग्जैक्ट साइंस, ठीक है। चलो अच्छा, तो इतने क्वेश्चन तो हमें मिल गए, अब इसके आंसर ढूंढ लीजिए जी। पढ़े तो आप लोग होंगे, हमको बस फटाफट दोहराना है। तो देख लो फटाफट क्या होता है। रिसेंट एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल फॉर जेनेटिसिस्ट टू फाइंड आउट एबनॉर्मलिटीज इन द अनबोर्न फीटस। जेनेटिसिस्ट को इससे क्या फ़ायदा मिल गया है, जो जेनेटिक्स में एडवांसमेंट हुआ है उससे, कि वो पॉसिबल हो गया है, वो अब कर सकते हैं फाइंड आउट, क्या पता कर सकते हैं, एबनॉर्मलिटी कि बच्चे में कोई गड़बड़ी है क्या, अनबोर्न फीटस, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तभी, और टेक रेमेडियल एक्शन, और उसको सुधारने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए कुछ स्टेप ले सकते हैं, सम डिफेक्ट्स, कुछ टू रेक्टिफाई, एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, बहुत कायदे से एक्शन ले सकते हैं, कहाँ, टू रेक्टिफाई सम डिफेक्ट्स, कुछ कमियां दूर कर सकते हैं, विच वुड अदरवाइज प्रूव टू बी फैटल टू द चाइल्ड, जो कि अदरवाइज बच्चे के लिए जानलेवा साबित होंगी। दो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज स्टिल एट इट्स इन्फेंसी, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है अभी बचपने में है, अभी वो शुरुआती दौर में है, तो जो साइंटिस्ट हैं कैन नाउ प्रिडिक्ट, आशावादी, प्रिडिक्ट विद ग्रेटर एक्यूरेसी, काफ़ी ग्रेट एक्यूरेसी के साथ वो लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चे में तो उसको बड़ी श्योरिटी के साथ ये लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ये अच्छाई हुई। इसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, इट इज़ नॉट येट एन एग्जैक्ट साइंस, लेकिन अभी ये एकदम एग्जैक्ट साइंस 100% वाला हो नहीं पाया है, सिंस मैंने, क्योंकि दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू प्रिडिक्ट व्हेन एग्जैक्टली अ जेनेटिक डिसऑर्डर विल सेट इन, कब कोई जेनेटिक डिसऑर्डर पूरी तरह से 100% कम्प्लीटली ये लोग ठीक कर पाएंगे, ये अभी नहीं कह पा रहे हैं। कुछ डिसऑर्डर को सब ठीक कर ले रहे हैं, सारे डिसऑर्डर्स को नहीं, जब 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे तब ये बड़ी बात होगी। While they have not yet been able to change the genetic order, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर को तो ये लोग ठीक कर ले रहे हैं, कुछ वो भी सारे नहीं, लेकिन जो जेनेटिक ऑर्डर है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो बाप दादा की पीढ़ी से बच्चों में आती है, उस जेनेटिक ऑर्डर को ये लोग नहीं अभी ठीक कर पाए हैं, ठीक है, जो उसमें डीएनए और उसमें आरएनए होता है, जो सूचनाएं होती हैं क्रोमोसोम्स में, उसके ऑर्डर को ये लोग नहीं चेंज कर पाए, कुछ नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। आप द जीन और जर्म्स, जो जीन या जर्म में जेनेटिक ऑर्डर होता है उसको नहीं चेंज कर पाए। दे आर ऑप्टिमिस्टिक, ये ध्यान रखना, ऑप्टिमिस्टिक पर एक क्वेश्चन था यहाँ पर, दे आर ऑप्टिमिस्टिक एंड आर होल्डिंग आउट, और ये उनका मानना है कि इन नियर फ्यूचर, आने वाले समय में, दे माइट बी सक्सेसफुल इन अचीविंग द फीट, वो इस कदम को पा लेंगे, इस सफलता को भी पा लेंगे और जेनेटिक ऑर्डर को भी चेंज करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा इन लोगों को लग रहा है। आगे, दे हैव हाउएवर एक्वायर्ड द एबिलिटी इन मैनिपुलेटिंग टिश्यू सेल्स, टिश्यू सेल्स को मैनिपुलेट करने में, मतलब उसको ठीक ठाक या ठीक करने में ये लोग सफलता पा गए हैं। हाउएवर जेनेटिक मिस इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन था, जेनेटिक मिस इन्फॉर्मेशन याद रखना। हाउएवर जेनेटिक मिस इन्फॉर्मेशन कैन समटाइम्स बी डैमेजिंग, कभी की भी ये डैमेजिंग हो सकता है, फॉर इट में एडवर्सली इफेक्ट पीपल साइकोलॉजी,
क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो लोगों की साइकोलॉजी बहुत एडवर्सली इफेक्ट होगी, उस पर बहुत विपरीत उल्टा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में लीड टू अ टेंडेंसी टू ब्रांड सम पीपल एज इन्फीरियर। ठीक है, तो जो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है अगर उसको देख करके लोग ठीक करने लगे, कमियों को दूर करने लगे, तो एक ऐसी भी पीढ़ी होगी, एक कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको लोग क्या मानेंगे? इन्फीरियर। जानते हो, तब हर आदमी क्या सोचेगा कि अपने बच्चे में जितनी भी कमियां हैं वो सारी हम दूर करा लें। ठीक, हर आदमी अपने बच्चे की कमियां, सब लोग एकदम से फिर गोरा चिट्टा हेल्दी पहलवान टाइप का बच्चा, सब सोचेंगे कि सचिन तेंदुलकर ही पैदा हो जाए सबके यहाँ। लंबा, अब सोचो लंबाई चौड़ाई किसी पहलवान के ले लेंगे और बैटिंग सचिन तेंदुलकर, सब मतलब सब अच्छे 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 गुण चुन चुन के लेने लगेंगे। और ये इतना महंगा होगा कि गरीब आदमी के बस का नहीं होगा। तो जो अमीर कुछ लोग हैं उनके यहाँ एक अलग ही टाइप की संतानें होंगी, बाकी गरीब आदमी के पास तो वैसे ही होंगी जैसे अभी हैं। तो कुछ लोग बहुत इन्फीरियर हो जाएंगे ना, एक वर्ग होगा एक पीपल का। अब आ जाओ, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैन देयरफॉर बी अब्यूज्ड। तो ये होगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की का मिसयूज। यहाँ अब्यूज का मतलब क्या हुआ? मिसयूज हो जाएगा। एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिसाइडिंग सेक्स। अगर फीटस का सेक्स डिसाइड करने में ये लोग इसमें कामयाबी पा गए तो फिर हर आदमी लड़का ही पैदा करना चाहेगा। तो जेनेटिक इस इंफॉर्मेशन का वो लोग दुरुपयोग करेंगे और हर आदमी फीटस का सेक्स चेंज कर देंगे। इट्स सब्सिक्वेंट एबॉर्शन। ठीक, उसके बाद क्या होगा? फिर एबॉर्शन वगैरह होने लगे। नाउ हॉटली डिबेटेड। अच्छा, फीटस का जो एबॉर्शन है वो अभी डिबेटेड है, तो जरा तब क्या हाल हो जाएगा बताओ जरा, अनएथिकल लाइन्स। ठीक है, आगे आ जाओ। बट ऑन दिस इशू, लेकिन इस मुद्दे पर जेनेटिसिस्ट कैन नॉट बी स्क्वायरली ब्लेम्ड। तो इस मुद्दे पर केवल जेनेटिसिस्ट को ही स्क्वायरली ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। दो दिस चेंज हैज़ ऑफन बीन लेवल्ड ऑन देम। ये जो चेंजेस आए हैं इसका आरोप इन लोगों पे लगता रहा है, हालांकि यही नहीं जिम्मेदार है उसके लिए। इट इज़ मेनली अ सोशल प्रॉब्लम। दरअसल ये समाज की समस्या है। एट प्रेजेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कॉस्टली प्रोसेस of detecting disorder, but scientists hope to reduce the cost। अभी ये बहुत ही महंगा प्रोसीजर है, लेकिन साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि कुछ दिनों बाद इसकी कास्ट घट जाएगी। When टेक्नोलॉजी बिकम मोर एडवांस, जब टेक्नोलॉजी थोड़ी और एडवांस हो जाएगी तो। दिस इज़ वाई, यही वजह है कि मच प्रोग्रेस इन द एरिया, इस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हैज़ बीन पॉसिबल इन साइंटिफिकली एडवांस्ड एंड रिच कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूके एंड जापान। उसके बाद क्या? इट रिमेन्स टू बी सीन, देखा जाना है, ये देखा जाएगा, ये देखना बाकी है। इफ़ इन द फ्यूचर दिस साइंस विल लीड टू द एडवांसमेंट ऑफ अ रेस, कि ये साइंस आगे चल के रेस, एक मतलब एक रेस, एक सुपरमैन की रेस को आगे बढ़ाएगी, या विल बी एबल टू ओब्लिटरेट डिजीज फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो इस जो जेनेटिक नॉलेज है इसका आगे चल के एक सुपर रेस पैदा करने में किया जाएगा, या फिर दुनिया जहान से कमियां बीमारियों को दूर करने में यूज किया जाएगा, ये देखना बाकी है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। अब चलो आ जाओ एक और से क्वेश्चन करते हैं। यहाँ बताओ कि सेंटेंस में अब्यूज की मीनिंग क्या थी। पढ़ते समय हम लोगों ने कहा था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मिसयूज किया जाएगा, क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 20 पर। 20 में कह रहे हैं वाई। ठीक है, वाई अकॉर्डिंग टू ऑथर इज जेनेटिक मिस इन्फॉर्मेशन सीवियरली डैमेजिंग। इनके अकॉर्डिंग जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इतनी ज़्यादा डेंजरस, इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों है बोलो? इट कॉस्ट इज़ वेरी हाई, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, ये बात तो गलत है। ठीक, ये डैमेजिंग क्यों है? कीमत ज़्यादा होने से वो डैमेजिंग नहीं है, बल्कि डैमेजिंग इसलिए है कि कुछ लोग क्या करेंगे? अनजस्टली ब्रांडेड इन्फीरियर। कुछ लोग जो पैसा लगा करके अपने जेनेटिक डिसऑर्डर को दूर नहीं कर पाएंगे, उनको समाज में जो पैसे वाले लोग हैं उनको क्या कहेंगे? उनको इन्फीरियर ब्रांड मिल जाएगी। तो केवल बी वाला ठीक है, पहला वाला गलत है। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अब आ जाओ ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या कह रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग मूवमेंट। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूवमेंट के बारे में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? ध्यान देना, नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स बताना है। पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज, ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के मिसयूज होने की संभावना है, ट्रू। इंक्रीज्ड टेंडेंसी ऑफ टू मैनिपुलेट जीन सेल्स,
ये हो गई फॉल्स, ये नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ जीन सेल्स नहीं बल्कि टिश्यू सेल्स को मैनिपुलेट करने की बात आई थी। टिश्यू सेल्स को मैनिपुलेट कर ले रहे हैं, ये बात गलत है। टिश्यू सेल्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जीन सेल्स को नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हो गया गलत। आगे लगा इट इज़ कन्फ्रंटेड बाई एथिकल प्रॉब्लम्स, जाहिर सी बात है एथिकल प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा है, नैतिकता से टकराव है। एक्वायर्ड एबिलिटी टू डिटेक्ट जेनेटिक्स डिसऑर्डर इन अनबॉर्न बेबी, तो ये बढ़ता जा रहा है लोगों में, इसकी क्षमता आती जा रही है, तो ये भी हो गया ट्रू। तो गलत क्या हुआ, केवल बी वाला गलत हुआ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें, 21 का बी। क्लियर। अब आ जाओ 23। तो 23 में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द टोन, लास्ट वाले सेंटेंस में टोन क्या थी, आप याद करो, फिर मैं एक बार सुना रहा हूँ। लास्ट वाला सेंटेंस लिखते समय राइटर क्या कह रहा था कि ये देखना बाकी है कि आने वाले समय में जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो सुपरमैन की एक रेस पैदा करती है या दुनिया जहान से बीमारियां जड़ से ख़त्म करती है। तो ये क्या था, ये कॉशन था, रिलीफ था, रिजाइनेशन है या कंसर्न है, क्या था इसमें बताइए आप लोग। तो इसमें है ना कॉशस। कॉशस का मतलब क्या हुआ, देखने में ऐसा लग रहा है कि राइटर बहुत सतर्क है, उसको मिसयूज होने से डर भी लग रहा है और बीमारियों को दूर करने के लिए उसको यूज करना भी चाहता है। तो ये क्या है, ये बहुत सतर्क नज़र आ रहा है, राइटर बहुत कॉशस है, वो हमको सतर्क कर रहा है कि ऐसी गलती मत करना। ठीक है, तो ये हो गया उसका मूड। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज अबाउट हेरिडिटी हैज़ मेड जेनेटिसिस्ट, जो वर्तमान समय में हेरिडिटी की नॉलेज है उसने जेनेटिसिस्ट को क्या कर दिया है, इंट्रोस्पेक्टिव, अपने अंदर झांक कर देखें, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी हो जाए, हाँ आशावादी तो है, उनको लग रहा है आने वाले समय में हमारे पास इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होगी, हम डिसऑर्डर को पूरी तरह ख़त्म करने में सक्षम होंगे। एरोगेंट घमंडी नहीं और एक्यूजिव दूसरे पर आरोप लगाने वाला नहीं, इंट्रोस्पेक्टिव भी नहीं, यही ऑप्टिमिस्टिक है। ये सब लोग क्या हो गए हैं, बड़े ही आशा में, बड़ी ही उम्मीद में होंगे कि दुनिया से जो लोगों में डिसऑर्डर्स हैं, जो कमियां हैं वो दूर कर दी जाएंगी और एक हेल्दी और स्वस्थ जेनरेशन का निर्माण होगा। पर ऐसा हो पाए तब ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू पैसेज। अब आ जाओ, इफ़ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रॉपरली हैंडल, अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाता तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ये बात तो ट्रू है। आगे कहा जेनेटिक इंजीनियर्स आर नॉट एबल टू से समथिंग विद सर्टेनिटी, सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते, नहीं भाई कह पा रहे हैं, ये बात भी ट्रू है। नॉट ट्रू बताना है। सोसाइटी इज नॉट अफेक्टेड, अरे ये बात गलत हो गई, सोसाइटी इज नॉट अफेक्टेड कैसे, सोसाइटी अफेक्टेड है बाय द रिसर्च ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अफेक्टेड है, नॉट अफेक्टेड नहीं है, अफेक्टेड है। तो इसमें क्या हो गया, यही सी वाला फॉल्स है, यही नॉट ट्रू है। डी देख लो, मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स इज प्रेजेंटली डन ओनली इन टिश्यू सेल्स, जो जीन्स का मैनिपुलेशन होता है वो केवल टिश्यू सेल्स में हो पाता है, जीन सेल्स में नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये तो ट्रू हो गया, तो जो 24 है इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया, केवल सी वाला है जो गलत है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहे हैं 25 में, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स इन इज बिकमिंग एग्जैक्ट, ये इज है, ठीक, इज बिकमिंग एन एग्जैक्ट साइंस। ठीक, तो जेनेटिसिस्ट के अकॉर्डिंग या जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ एकदम एग्जैक्ट साइंस होती जा रही है। टेक्नीशियंस विल नॉट बी एबल टू डिटरमिन द टाइम व्हेन जेनेटिक डिसऑर्डर विल सेट इन, ये बात भी ठीक है। दूसरा, टेक्नीशियंस विल हैव नॉट बीन एबल टू मैनिपुलेट जर्म सेल्स, ये भी बात सही है। तो बातें तो दोनों ही सही हैं, तो इसमें क्या हो जाना चाहिए, बोथ ए एंड बी, ये भी सही, ये भी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ये रहा आपका 25 क्वेश्चंस किसका, सेट नंबर 10 का। तो MT10 है, ये क्या है, MT मतलब मॉक टेस्ट। 10 क्वेश्चंस कितने थे, 25 वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है,
तो ये सेशन कैसा लगा, पेपर का लेवल कैसा था, आप लोगों ने प्रीवियस पेपर दिया होगा, देखा होगा, मिला लीजिए पेपर का लेवल कैसा है। कुछ इन्फॉर्मेशन क्या, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दीजिए। आई वेलकम योर सजेशंस, ठीक है। एंड आई एक्सपेक्ट यू विल सजेस्ट मी समथिंग गुड सो दैट आई मे इम्प्रूव माई डिस्कशन, ठीक। तो वेट रहता है, इंतज़ार रहता है, आप सजेस्ट करिए और इसको इम्प्रूव करने में हमारी मदद करिए। अगर आपको कुछ सुझाव आपके दिमाग में आता है कि ये करें तो और अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन के लेवल वगैरह के बारे में बताइएगा और लोग अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताइएगा कि क्या प्रोग्रेस, क्या इन्फॉर्म और इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग 11th MT में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।